अच्छा, तो स्क्रीन विजिबल है, सारा को स्क्रीन विजिबल है, मरियम को है, एंड अनुष्मिया एंड अनुष्का. व्हाट अबाउट यू बोथ? इज इट विजिबल टू यू एज वेल? ओके, इट्स विजिबल टू अनुष्का. ऑलराइट, एंड अनुष्मिया. चलो, बहुत अच्छा हो गया तो without wasting any moment, let's start. So what will we be doing today? Inshallah, we will be continuing the past papers we left on Thursday. ठीक है. Well, basically मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे को मैं क्लास रखूँगा जिसमें we'll do solve questions of electricity and electromagnetism, but unfortunately मेरे घर guests आ गए तो I couldn't manage, that's why, and I forgot to inform, so I'm sorry for that. ठीक है, but let's continue. ठीक है. So okay, आ जाओ. इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, एवरेज हैं, मुश्किल भी हैं, इजी भी हैं. सो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करो. ओके, तो आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, ये सवाल सॉल्व करो. ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी. कोई बात नहीं, गलत करोगे तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ. You guys have a time of 1 minute and it starts now. Solve this question. The diagram represents a nuclei of 3 atoms. 3 एटम्स के न्यूक्लियाई आपको दिखाए गए हैं. ठीक है, PQR, which are isotopes of the same element. अच्छा, सारा कह रही B. ओके, मरियम का भी आंसर B है. ब्लैक वाला प्रोटॉन है, वाइट वाला न्यूट्रॉन है. मरियम का भी आंसर B है. ओके, अनुष्का एंड अनुष्मिया आप लोग रह गए. अनुष्मिया भी B कह रही हैं. ठीक है, ओके. Who else is left? Anushka, you are left. चलो, अनुष्का कर रही है, बेहतर हो गया. सो सारे एक के ऊपर एग्री कर रहे हैं, है ना? लेट्स सी. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर. तो यहाँ पे आइसोटोप वो होंगे जिनके अंदर सेम प्रोटॉन नंबर. और प्रोटॉन नंबर कौन सा है? प्रोटॉन जो है वो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ब्लैक से हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो PQR में से जो P है और R है, इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो मतलब ये सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं. लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, मतलब दे आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या है? P and R, जो कि आ रहा है B के अंदर. शाबाश. अगला सवाल देखो, साथ साथ सोल्व करो. गलत होगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, लेकिन ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस हो रही है आपकी. ये सवाल सोल्व करो. पहले कंपैरेटिवली इजी सवाल करते हैं टू वार्म अप. ठीक है, ये सवाल करो. विच स्टेटमेंट अबाउट अ न्यूक्लियाई ऑफ N15 ऊपर 7 नीचे इज करेक्ट? 8 मिनट का टाइम शुरू होता है अब. ओके, मरियम ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया. मरियम कह रही है डी, अनुष्का कह रही है सी. मरियम का डी, अनुष्का का सी. ओके, अनुष्मिया एंड सारा, टेक योर टाइम, अभी 40 सेकंड पड़े. अनुष्का का भी सी है, सारा का भी सी है. ठीक है, अनुष्मिया का भी सी है. मरियम, आर यू श्योर आपका आंसर डी है? नहीं, मरियम भी सी पे आ गई. चलो, बेहतर हो गया. तो बेसिकली आपको पता है भाई, ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या बताता है? न्यूक्लियन नंबर बताता है, और नीचे वाला क्या बताता है? प्रोटॉन नंबर बताता है. तो यहाँ पे भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं. ठीक है, रेड उसको हाईलाइट करूंगा जो गलत है, और ग्रीन उसको हाईलाइट करूंगा जो सही है. ए कहते हैं द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स. तो नीचे वाला नंबर आपको क्या बताता है? प्रोटॉन नंबर बताता है. और यहाँ पे उन्होंने कह दिया प्रोटॉन्स 8 हैं, हालांकि हम देख सकते हैं प्रोटॉन 7 है. तो पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गई. ठीक है, बी कहता है द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 न्यूट्रॉन्स एंड 15 प्रोटॉन्स. तो हमें पता है भाई 7 प्रोटॉन्स हैं, तो ये वाली भी गलत होगी. 15 प्रोटॉन तो है ही नहीं है. ठीक है, ये भी गलत है. सी कहता है कि न्यूक्लियस कंटेन्स 7 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स. हाँ, प्रोटॉन 7 ही हैं. अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं? न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 8 आ जाता है, जो कि सही है. 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 7 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है, अगर डी की बात की जाए, द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 प्रोटॉन्स. हाँ, प्रोटॉन्स तो 7 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स 15 नहीं है.
न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर आपको न्यूक्लियॉन नंबर गिवन होता है। न्यूक्लियॉन नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो आप इसमें प्रोटॉन नंबर माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देखो। ये भी वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बताओ, 14(6)C represents a nuclide of the element carbon and 14CN a nuclide of nitrogen. How does a neutral atom of nitrogen differs from a neutral atom of carbon? Okay, it's an easy question as well. आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। चलो भाई, हो जाओ शुरू। इसका आंसर बताओ। ओके, सारा कह रही है डी, ठीक है। मरियम, अनुष्का, अनुष्मिया, आप लोग बताएं। अच्छा, अनुष्मिया का भी डी है, ठीक है। मरियम का भी डी है, ऑलराइट। सो वेल्स इज हियर, नो वन वांट्स है। अनुष्का आप रहेंगी, अनुष्का का भी डी है। चलो देखते हैं भाई, मेरे ख्याल से फिर डी सही होगा, तो डायरेक्ट डी पे चलते हैं। डी कहते हैं द नाइट्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन मोर देन द कार्बन एटम। अब हमें पता है कि भाई जो ऊपर होता है, सर व्हाट इज अ न्यूक्लियाइड? न्यूक्लियाइड कहाँ लिखा है? न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, अच्छा। सो हम देख सकते हैं जो आपका केमिकल एलिमेंट होता है, जो केमिकल सिंबल होता है, ऊपर वाली साइड पे आता है न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर आता है, और नीचे आता है प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो हम बकायदा यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं। तो ये कह रहे हैं नाइट्रोजन के एटम के अंदर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है कार्बन से। क्या सच नहीं है? यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 है, कार्बन के अंदर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर है। शाबाश। तो वेल, आसान सवालों पे इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, एनर्जी बचा के रखते हैं मुश्किल सवालों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला सवाल करते हैं। पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज इन इंग्लिश न्यूक्लियाइड हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। चलो, ये मज़े का सवाल है, इसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ये सवाल करो, इसका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है। आर यू श्योर अनुष्मिया, इतनी जल्दी आंसर कर दिया आपने? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो भाई, अनुष्मिया ने सवाल दिखाने से पहले आंसर कर दिया, ऑप्शन बी। लेट्स सी, फिर क्या कहा आपने? ऑप्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, ठहरे मैं बताता हूँ। आप लोग ये सवाल सॉल्व करो, तब तक मैं अनुष्मिया को ऊपर वाला बी ऑप्शन खिला दूँ, बी क्यों नहीं है। बी कहता है नाइट्रोजन एटम हैज़ 1 न्यूट्रॉन मोर देन द कार्बन एटम, ठीक है। वो कह रहे हैं नाइट्रोजन के अंदर जो है वो 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा है कार्बन से। तो लेट्स सी, कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? देखो, कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 14 - 6। कार्बन के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो 14 - 7, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर देखा जाए तो कार्बन के अंदर 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ना कि नाइट्रोजन के अंदर 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा है कार्बन से। तो इन्होंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है। नाइट्रोजन एटम हैज़ 1 न्यूट्रॉन मोर देन कार्बन एटम, गलत है। कार्बन के अंदर 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ठीक है। अच्छा, तो 10 वाले का आंसर क्या दिया आप लोगों ने? तो मरियम का कहना सी है, सारा का कहना सी है, अनुष्का का जवाब आया नहीं, और अनुष्मिया पहले सवाल पे थी। तो बताओ अनुष्का एंड अनुष्मिया, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? द मेजॉरिटी इज सेइंग सी, ओके। 10 सेकंड रह गए, और 5 सेकंड रह गए, ठीक है। अनुष्मिया इज सेइंग सी एज वेल। Anushka, would you like to go with majority or you have a different answer? Okay, she has apparently left the class, maybe because of internet connections. So,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि विच न्यूक्लियाइड हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर देते हैं। आप लोगों ने सी का है तो लेट्स सी के अंदर देखते हैं। तो इस कार्बन एटम के अंदर इस कार्बन के एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 12 माइनस 6, 6 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर। और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 13 माइनस 7, इसके अंदर भी 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो आपका आंसर बेशक सी है। बिल्कुल सही जवाब बताया, शाबाश। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्रिस्पी क्वेश्चंस, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर रहे थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। अब हम तक चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अच्छा, तो ये वाला इसका जवाब बताओ, पहले पढ़ लेते हैं। चलो मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। A student investigates a radioactive source that emits only alpha particles. एक रेडियो एक्टिव सोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स निकालती है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लियस, जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि भाई विदाउट एनी सोर्स नियर बाय द डिटेक्टर शोज अ लोअर रीडिंग। जब कोई सोर्स नहीं रखी हुई पास तो डिटेक्टर थोड़ी सी रीडिंग दिखा रहा है। द सोर्स एंड थिक कार्डबोर्ड आर प्लेस नियर द डिटेक्टर। आपने सोर्स और कार्डबोर्ड को डिटेक्टर के पास रख दिया एज शोन। ये सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स निकाल रही है और यहाँ पे आपने थिक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। वाई इज द रीडिंग वट इज द रीडिंग ऑन द डिटेक्टर नाउ एंड वाई। अब डिटेक्टर के ऊपर क्या रीडिंग है और क्यों। आपने सामने कार्डबोर्ड रख दिया, ये सोर्स है जो कि अल्फा पार्टिकल्स निकाल रही है। आपने सामने कार्डबोर्ड रख दिया, अब वो कह रीडिंग क्या होगी और उसका रीज़न क्या है। अच्छा, अनुष्मिया का कहना है ए, ठीक है। एनीवन एल्स, मरियम का कहना है सी। चलो ठीक है, थोड़ा सा भाई फर्क आया आंसर्स में फाइनली। कौन रहता है, सारा आपका आंसर रह गया। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो सी। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बैकग्राउंड रेडिएशंस, है ना। अगर आप इस सोर्स के सामने, इस डिटेक्टर के सामने, हाँ दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। इफ़ यू लाइक, अगर आप इसके सामने कुछ भी नहीं रखते ना, तभी इट विल गिव यू सम रीडिंग। और वो रीडिंग कहाँ से आ रही है, वो रीडिंग ये डिटेक्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड रेडिएशन जो अर्थ की क्रस्ट से आ रही है या फिर कॉस्मिक रेस से आ रही है। ठीक है, तो हाँ वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। अगर आप डिटेक्टर के सामने कुछ रखोगे नहीं तब भी आपकी रीडिंग ज़ीरो नहीं होगी। थोड़ी बहुत रीडिंग आएगी, 10 20 30 रीडिंग थोड़ी बहुत आएगी, लो आएगी, बिकॉज बैकग्राउंड रेडिएशंस आर डिटेक्टेड। ठीक है, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे वो सारे कार्डबोर्ड से स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ पे फिर भी रीडिंग आएगी बिकॉज ये बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहे हैं। यप, सो डिटेक्टर रीडिंग वॉन्ट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर आप इसको खाली चलाओगे, जहां मर्जी रख के चलाओ, सामने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं भी रखते, तब भी देयर विल बी अ बैकग्राउंड रेडिएशन। लेट्स रिवाइज, हमने क्या पढ़ा था मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, बिकॉज वी हैव डन दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स सी, लेट्स रिवाइज इट इन फैक्ट। सो देखो यहाँ पे, when no source is placed in front of the GM tube, Geiger-Miller tube, it still gives you the reading. This is because of background radiations. Background radiations are radiations from the surrounding. ठीक है, मेन सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस आर अर्थ क्रस्ट एंड कॉस्मिक रेज। बस ये 2 चीज़ें याद कर लो, दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। ये सवाल करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। चलो, इसके लिए आपको 1 मिनट देता हूँ। योर 1 मिनट टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट मी रीड इट फॉर यू। In a laboratory experiment, particles from a radioactive source are deviated by a magnetic field and reach a detector. आप साइंटिस्ट हो बहुत बड़े, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक सोर्स रखा है, उसके अंदर से क्या निकल रहा है, रेडियो एक्टिव है और उसमें से
रेडिएशंस निकल रही है। अब हमें नहीं पता भाई कौन सी रेडिएशंस निकल रही हैं, लेकिन जब वो निकल रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अभी डिफ्लेक्शन को देख के आपने बताना है कि कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं सोर्स के अंदर से, कौन से पार्टिकल जो हैं वो इस डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं डिविएट होके। ओके 30 सेकेंड्स लेफ्ट। अच्छा सारा इज सेइंग है, चलो ठीक है सारा आपको आंसर नोट कर लिया। मरियम इज सेइंग डी। और अनुष्मिया आप बताएं। याद रखो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, दे बिहेव जस्ट लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अनुष्मिया का ए है और एक, तो हमारे पास 2 ए हैं और 1 डी है। लेट्स सी कौन वापस आ गया है। अनुष्मिया इफ यू सॉरी अनुष्का इफ यू आर हियर कैन यू प्लीज आंसर एज वेल। अनुष्का का बी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ए हैं, 1 बी है और 1 डी है। लेट्स सी। In a laboratory experiment, particles from a radioactive source are deviated by a magnetic field and reach a detector. Which particles are deviated and reach the detector? अच्छा, अब पहली बात तो ये I change my answer is D आएगा। So अनुष्मा ने भाई न्यूटन ले लिया है and her answer now is D. So what I can conclude instantly कि यहाँ पे ये gamma rays तो नहीं हो सकती। gamma rays क्यों नहीं हो सकती? Because gamma rays are neutral, वो deviate नहीं हो सकती। अब या तो ये अल्फा है या फिर ये बीटा है। नाउ आई हैव टू यूज माय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये आपके जहाँ जहाँ पर भी नहीं छोड़ेगा, यू हैव टू यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। अपनी फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज कर लो, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज कर लो। ठीक है, अच्छा ओके हो गया। ठीक है, अब भाई जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? ये रेडियो एक्टिव सोर्स से पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कहाँ है? नीचे की तरफ है। मिडिल फिंगर इनकी नीचे की तरफ कर दो। अब देखो थंब कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज। ठीक है, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड्स। जो आपका थंब है ना, आपका थंब आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट की तरफ। कहाँ आ रहा है? सॉरी गलती होगी, राइट की तरफ आया आपका थंब। ठीक है, अच्छा अब देखो कि भाई आपके जो पार्टिकल्स हैं क्या वो राइट की तरफ जा रहे हैं या फिर वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं? बताओ, इसका जवाब तो दे सकते हो, सामने है। बताओ आपके पार्टिकल्स लेफ्ट की तरफ डिविएट हो रहे हैं या राइट की तरफ डिविएट हो रहे हैं? लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अगर इसके इस डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हैं तो मतलब ये पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इसी डायरेक्शन में हो रहे होते तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ये याद कर लो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो इसके ऊपर जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? अल्फा के बीटा पे। बताओ, अल्फा पे नेगेटिव चार्ज होता है या फिर बीटा पे? बीटा पे, शाबाश। तो क्या निकल रहे हैं इसके अंदर से? बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, ओनली बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा याद है हम लोग एक एडिशनल सब्जेक्ट किया करते थे, एक एडिशनल स्टेप किया करते थे कि इफ नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स निकालने के बाद उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो फोर्स कहाँ आती है? राइट की तरफ आती है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपने क्या किया होगा कि आपने बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगी होगी उसके ऊपर। अगर राइट फोर्स लगनी थी तो लेफ्ट की तरफ लगेगी। ठीक है, तो बस ये रूल याद कर लो। अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिविएट हो रहे हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, फिर वो एल्फा है। अगर ऑपोजिट साइड पे डिविएट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो फिर दे आर बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, और दिस वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट ये भी सही था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे आ जाओ। ये करो सवाल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस सवालों को थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये बहुत फंसा देते हैं बच्चों को ना। ये सवाल करो। 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। करो आराम से सवाल। अच्छा पहले आंसर किसने सही बताया था ये देखें तो भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन का आंसर कैसे सही बताया था? तो ऑलराइट, मरियम का आंसर सही था।
और अनुष्मिया का आंसर सही था। वेल डन फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। मरियम और अनुष्का को कहना है कि आंसर सी है। ओके, अनुष्मिया सॉरी, अनुष्का एंड सारा आप लोग के आंसर देते हैं, कोई बात नहीं, जस्ट गिव अ रैंडम आंसर, तुक्का लगा रहे। पेपर में खाए तो नहीं छोड़ सकते ना। लेट्स सी। So, the diagram shows one type of radiation passing between the poles of a strong magnet. अब या तो ये अल्फा बीटा या गैमा हो सकती है, जो कि दो पोल से गुजर रही है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के, और डिफ्लेक्ट हो रही है। अब डिफ्लेक्शन से मुझे अंदाज़ा ये हो गया कि ये गैमा रेस तो नहीं हो सकती, पहली बात गैमा तो नहीं हो सकती है, जाहिर सी बात है ना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कौन सी रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस निकाल लेते हैं। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो फर्स्ट फिंगर को आप नॉर्थ से साउथ कर दो, बिल्कुल इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ मुझे पता आपके अपने आप को बहुत टेढ़ा करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा अपने आप को घुमा लो। ठीक है, अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में कर लो जिस तरफ आपका साउथ पोल पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो जो आपका सोर्स से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, और ये है आपके पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं इस तरफ, ये डायरेक्शन है। और फोर्स किस तरफ लग रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। नाउ लेट्स फिगर आउट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, आपके फर्स्ट फिंगर साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर जो है वो, अब क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे हाथ रखने में। आपका थंब डाउनवर्ड्स पॉइंट करता है। समहाउ मैंने अपना हाथ रख लिया है इस डायरेक्शन में बहुत मुश्किल से, तो मेरा जो थंब है ना वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है मतलब फोर्स, लेकिन आपके पार्टिकल्स बिल्कुल ऊपर ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, राइट। तो जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मैं बना के दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, अच्छा ओके, आर यू यूजिंग योर लेफ्ट हैंड? आर यू श्योर यू आर यूजिंग योर लेफ्ट हैंड? Okay, let me confirm. Just a moment. So yeah, I am getting my thumb downwards as well. Okay. Thanks for confirming. मेरा thumb भी downwards आ रहा है. Alright. So आपकी फील्ड, आपका जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन इस तरफ है और आपका थंब डाउनवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, और आपके पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। थंब डाउनवर्ड्स आ रहा है लेकिन पार्टिकल्स यू आर गेटिंग इट अपवर्ड्स। कैसे अनुष्मिया? लेफ्ट हैंड यूज कर रही है ना, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, मिडिल फिंगर आपकी कहाँ पे आ रही है, मिडिल फिंगर आपकी राइट की तरफ आनी चाहिए। मिडिल फिंगर राइट की तरफ,
और फर्स्ट फिंगर आपके फेस की तरफ, आपका थंब डाउनवर्ड्स आएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर किस तरह घुमा के देखा जाए तो आपका थंब डाउनवर्ड्स आएगा। आप सबका डाउनवर्ड्स आ रहा है कि किसी और का भी अपवर्ड्स आ रहा है? सारा, अनुष्का, ओके। अनुष्मिया, आर यू यूजिंग योर लेफ्ट हैंड? ठीक है, ऑलराइट। तो देखो, अच्छा इसका आसान तरीका ये है, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम इस डायरेक्शन में तो फर्स्ट फिंगर रख नहीं सकते बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे रख लो, नोट की तरफ पॉइंट कर लो। आपने ऐसा करो कि समझो कि पोल्स चेंज हो गए, पोल्स चेंज हो गए। यहाँ पर आपके पास है नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल है। अब फर्स्ट फिंगर को यहाँ पर रखो, साउथ की तरफ पॉइंट करो, मिडिल फिंगर को राइट की तरफ करो। थंब कहाँ पे आ रहा है बताओ, अनुष्मिया बताओ। पार्टिकल्स इस तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट फिंगर आपकी इस तरफ आएगी, तो थंब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहे हैं। हाँ जी। तो अगर पोल्स रिवर्स कर दोगे, अब यहाँ पे नॉर्थ वहाँ पे साउथ आएगा, तो जाहिर सी बात है थंब डाउनवर्ड जाएगा, राइट। अगर पोल्स को रिवर्स करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था। तो थंब डाउनवर्ड्स ही आना चाहिए, ठीक है, थंब डाउनवर्ड्स ही आना चाहिए। अब जो आपके पार्टिकल्स हैं वो फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बीटा के ऊपर। समझ आया अनुष्मिया? अंडरस्टूड नाउ? बाकी सब भी कंफर्म कर दें। अनुष्का, सारा, मरियम, समझ आया? ओके, देखा, इसलिए छोड़ के नहीं आते, कुछ भी करने तुक्का मारना है, जो मर्जी तरकीब लगानी, लेकिन सवाल को खाली नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि इनके सवाल कभी कभी सही हो भी जाते हैं इस तरह से ना, खाली नहीं छोड़ के आना है हमेशा। ओके, नाउ दिस इज अ मजे का क्वेश्चन, लेट्स सी। ये मैं खुद करवाऊंगा। A student investigates the emission of an unknown radioactive source. अब एक अननोन रेडियोएक्टिव सोर्स है, उसमें से कुछ एमिशन हो रही है, वो पता लगाने के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है। The source is 10 centimeters in front of a detector. भाई आपने सोर्स को डिटेक्टर से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा हुआ है। A strong magnetic field between the source and the detector is then switched on. फिर आपने क्या किया है कि भाई आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रख दिए दरमियान में, और आपने डिटेक्टर को ऑन कर दिए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी सोर्स पर है, जिसका डिस्टेंस डिटेक्टर से 10 सेंटीमीटर का है। रिजल्ट्स आर शोन। मैग्नेटिक फील्ड के बगैर, ठीक है, मतलब यानी मैग्नेटिक फील्ड के बगैर, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो आपके पास जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी थी? वो 45,000 थी, 4500 थी। अब 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो कौन से पार्टिकल्स रीच कर रहे होंगे यहाँ पे? या तो वो गैमा होंगे या फिर वो बीटा होंगे, राइट। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड से जो बीटा पार्टिकल्स होंगे वो तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आपकी गैमा रे सीधा पहुंच जाएंगी। तो क्या होगा कि भाई आपकी रीडिंग में डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। तो वही देखा हमने, डिक्रीज आया बहुत ज़्यादा, लेकिन 2000 की रीडिंग फिर भी आ रही है, फिर भी 2000 की रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास गैमा प्रेजेंट है, और यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई
आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के बगैर जो आपकी रीडिंग आई थी 4500 थी, तो यहाँ पे आपके पास बीटा भी प्रेजेंट है। अब विच रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूस these रिजल्ट्स, किस रेडियो एक्टिव सोर्स ने ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए? ठीक है, सो वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे अल्फा है कि नहीं। इनका डिस्टेंस आपने 10 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। अब अल्फा यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, अगर होगा तो पहुँच ही नहीं सकेगा, अगर नहीं भी होगा तो हम फिर भी डाउट में रहेंगे। लेकिन इस रिजल्ट को देखते हुए हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि भाई बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेस तो हैं ही हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं जो हूँ ना इसका आंसर ज़रा कंफर्म करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे 1 मिनट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट? तो आई वुड लाइक टू कंफर्म द आंसर स्टिल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो यस, मैं सही था। इसका आंसर जो है वो सी ही है। वाई सी? बिकॉज वी आर नॉट श्योर अल्फा है या फिर नहीं। अगर अल्फा होता भी तो वो पहुंच ही ना पाता। ठीक है, तो इस रिजल्ट को देखते हुए हम सिर्फ यही कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा और गैमा रेज है। तो इस तरह से वो आपको फंसा सकते हैं सिचुएशंस में, तो आपने ध्यान से सोचना है। ये समझ आया आप लोगों को? ये सवाल आप सबको समझ आया? श्योर, मैं बताता हूँ। सुनो दोबारा। A student investigates the emission from an unknown radioactive source. अब एक रेडियोएक्टिव सोर्स है जो कि अननोन है, आपको नहीं पता है अंदर से क्या निकाल लिया आपने। The source is 10 सेंटीमीटर in front of a detector. आपने इस सोर्स को डिटेक्टर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, और आपने डिटेक्टर को ऑन कर दिया और आपने एक दरमियान में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दी है। ठीक है, और ये रिजल्ट्स आए हैं सामने। जब मैग्नेटिक फील्ड बंद थी, मतलब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो यहाँ पर जो आपकी रेडिएशंस पहुँच रही थी उनकी काउंट रेट था 4500 पर मिनट। ठीक है, अच्छा अगर डिस्टेंस के हवाले से देखा जाए तो ये डिस्टेंस सिर्फ बीटा कवर कर सकता है एंड गैमा कवर कर सकता है। ठीक है, एंड गैमा कवर कर सकता है। अगर अल्फा निकल भी रहा होता ना तो वो यहाँ तक आके रुक जाता बस। अल्फा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर ये अपने अंदर से अल्फा निकाल भी रहा होता तो वो डिटेक्टर तक पहुंच ही ना पाता और वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाता। तो मैग्नेटिक फील्ड के बगैर यहाँ पे जो रीडिंग्स आ रही हैं इसके अंदर बीटा हो सकता है और गैमा हो सकता है, अल्फा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा इतना डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन की गई तो आपकी रीडिंग आ गई 2000 पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने से होगा क्या कि जो आपका बीटा पार्टिकल्स आ रहे होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ जो डिटेक्टर तक पहुंचेंगे वो है गैमा रेडिएशंस, बिकॉज वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, उन पर कोई चार्ज नहीं होते। तो यहाँ से हमें ये देखा गया कि रीडिंग में अच्छा खासा डिक्रीज आया, मतलब बीटा पार्टिकल्स नहीं पहुंच पाए, लेकिन स्टिल रीडिंग है 2000 की रीडिंग है, मतलब बीटा भी पहुंच रहे हैं, बीटा प्रेजेंट है। इस रीडिंग को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि बीटा प्रेजेंट है और गैमा भी प्रेजेंट है, लेकिन अल्फा को कोई मालूम नहीं है। अब वो कह रहे हैं विच रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स। अब ये रिजल्ट्स किस रेडियो एक्टिव सोर्स ने प्रोड्यूस किया ये बता रहे हैं, तो सिर्फ बीटा और गैमा है, अल्फा नहीं है। समझ आया अनुष्निया? समझ आ गया? अंडरस्टूड?
जब मैग्नेटिक फील्ड बंद थी ना तब तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। हमने बताना है कि इस सोर्स में से क्या क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा गैमा में से क्या क्या निकल रहा है, इसको देखते हुए। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द रीडिंग। शाबाश। क्योंकि पहले 4500 था, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया बीटा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बीटा तक पहुंच नहीं पाएगा, इस वजह से डिक्रीज आया। इससे साबित हो गया कि बीटा प्रेजेंट है। ओके, आई होप इट मेक सेंस। आगे आ जाओ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल करो। आसान तरीन सवाल, ये तो आप आराम से कर लोगे। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है अब। Which of the following occurs in the decay of radioactive nucleus? बताओ क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके में। जब आपके पास रेडिएशंस निकलती हैं अल्फा बीटा और गैमा, तो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? Any answers? सारा का कहना है सी। ओके, मरियम का कहना है सी। ओके, अनुष्मिया? अनुष्मिया का कहना है डी। ठीक हो गया। Which of the following occurs in the decay of a radioactive nucleus? ए कहता है न्यूक्लियस अब्सॉर्ब अनदर न्यूक्लियस। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। रेडियो एक्टिव डिके में न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है, दूसरे न्यूक्लियस को नहीं खा जाते। बी कहते हैं न्यूक्लियस अब्सॉर्ब एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। न्यूक्लियस एब्सॉर्ब नहीं करता है, एमिट करता है रेडिएशंस को। सी कहते हैं न्यूक्लियस ऑलवेज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि जब वो रेडिएशंस निकालेगा तो वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर का एटम था, वो छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो बिल्कुल हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये इसीलिए मैं सवाल आया ताकि आपको कॉन्सेप्ट करवा सकूँ। देखो, रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है कि एटम और न्यूक्लियस एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस निकालते हैं अपने अंदर से, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कुछ एक निकालते हैं, कुछ दो निकालते हैं, कुछ तीनों के तीनों निकालते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन तो निकालते हैं, अल्फा बीटा या गैमा। तो आपका सही आंसर डी है अनुष्मिया, वेल डन। ठीक हो गया। तो देयर आर मोर क्वेश्चंस जो हम करना चाहते हैं, और ये भी आसान सवाल है, ये आपके पास जो है वो। अच्छा, ओके, पहले ये सवाल करते हैं, देखता हूँ आप लोग ये सवाल कर पाते हो या नहीं। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ आया है। ये सवाल देखो और ये करो, ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन आंसर। So अनुष्मिया का कहना है सी। ऑलराइट, डज एवरीवन एग्री विद हर, और कोई और आंसर देना चाहता है? तो मुझे मिसिंग सी एज वेल। ठीक है, सारे सिंग सी एज वेल। ऑलराइट, सो मैं आपको ना एक चांस देता हूँ, सोच लो। सी आंसर नहीं है, ध्यान से देखो ज़रा, याद करो एग्जाम्पल को। मैंने क्या कहा था, बाहरी चीज़ों को मोड़ना मुश्किल होता है, हल्की चीज़ों को मोड़ना आसान होता है। याद आ रही बात? एक ट्रक को मोड़ने को नहीं मोड़ पाओगे, लेकिन वहीं पे बाइक को मोड़ पाओगे आराम से। याद आ रहा है, मुझे याद आ गया है ना, आपको भी याद आ गया होगा। शाबाश। द आंसर इज बी, नॉट सी। वाई? बिकॉज देखो,
पहली बात तो ए और डी तो आउट है, बिकॉज गैमा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सी में देखो बीटा बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्फा बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अल्फा भारी है और बीटा हल्का है। हल्की चीज़ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी भारी चीज़ से। बीटा का मैस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अल्फा, ठीक है, बीटा का मैस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अल्फा। अच्छा, तो अगर हम बी की बात करें, देखो यहाँ पे बीटा सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्फा कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, गैमा बिल्कुल सीधा जा रहा है। अगर मैं आपको एक एस्टिमेशन दूँ ना, तो देखो हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा, उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसका मैस कितना होता है, मैस 4 होता है। प्रोटॉन का भी एक मैस होता है, न्यूट्रॉन का भी एक मैस होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है ना, वो एक प्रोटॉन से 1840 टाइम्स छोटा होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मैस एक प्रोटॉन से 1840 टाइम्स छोटा होता है, और इसका मैस 4 है। तो सोच लो इलेक्ट्रॉन का मैस कितना कम होगा एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। इनर्शिया ये कहते हैं ना कि हल्की चीज़ों को उनकी शेप उनकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करना आसान होता है भारी चीज़ों से। So do this question. Question number 1 करो। What does an alpha particle consist of? होए बहुत आसान सवाल आ गया गलती से। इसका जवाब तो इंस्टेंटली आना चाहिए। सीरियसली इसमें इतना टाइम लग रहा है? इतना आसान सवाल है ये तो। ओके, सारा का कहना है बी, अनुष्मिया एंड मरियम वेटिंग फॉर यू गाइस। बताओ आप लोग। मरियम का कहना है बी, चलो ठीक है। सो देखो, शाबाश। तो देखो अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज इट इज इन हीलियम न्यूक्लियर, ठीक है। सो 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगला सवाल पूरा नहीं है, वो अगली पिक्चर में है। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। A narrow beam of radiation from a radioactive source travels out of the page through the point X. अब point X से ना radiations निकल रही हैं एक source से। The poles of a magnet are placed on either side of the beam. ये जो beam X से निकल रही है, इसके दोनों तरफ में आपने क्या रख दी है, poles रख दी हैं। Radiations is now deflected both at X and Z. अब वो कह रहे हैं कि भाई एक रेडिएशन जा रही है Z की तरफ, यहाँ से निकल के Z की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, और एक X पे ही है, एक X से निकल रही है और X पोजीशन पे ही है, वो कहीं नहीं गई है। विच टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर प्रेजेंट इन द बीम? कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन इस बीम में प्रेजेंट है? 2 निकल रही रेडिएशंस, एक Z की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, और एक जहाँ है वहीं पे ही है, सीधी निकल रही है, वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो क्या ख्याल है कौन कौन सी रेडिएशंस? गैमा विल बी डिफ्लेक्टेड इन दिस ऑलवेज, राइट है? आर यू श्योर गैमा डिफ्लेक्ट होगा? अनुष्मिया, गैमा विल बी डिटेक्टेड इन दिस। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल गैमा डिटेक्ट हो जाएगा, शाबाश। आर यू गाइस श्योर? आर यू गाइस श्योर इट्स ए? देखो ज़रा मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको 2 डायमेंशन में बना, मतलब इसको एक अलग सीन से दिखाता हूँ, हाँ ज़रा सोचो, मैं आपको एक अलग सीन दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा होता, इस पूरी डायग्राम को, तो मुझे कैसा नज़र आता? मुझे यहाँ पे एक पतला सा कार्ड नज़र आता, इसमें एक छोटा सा होल हुआ होता, और ये आपकी पोजीशन Z है, ये पोजीशन Z है और ये पोजीशन X है। अब यहाँ से 2 रेडिएशन निकली, एक रेडिएशन जो है बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, और एक जो है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। अब सीधी जा रही है, सोचो मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है, फिर भी सीधी जा रही है, डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, तो ये कौन सी रेडिएशन होगी जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही? मैं सोच के बताओ। गैमा, तो गैमा प्रेजेंट है ना। अब नीचे की तरफ कौन सी डिफ्लेक्ट हो रही है ये देखना आपने।
तो हम अपना फर्स्ट फिंगर रखेंगे साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर आपके फेस की तरफ। फर्स्ट फिंगर साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर आपके फेस की तरफ, मतलब आउट ऑफ द पेज, और थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। ज़रा ध्यान से देखो, ये भी देखो, फिर गलती कर रहे हो, देखो ज़रा। फर्स्ट फिंगर कहाँ पे आनी चाहिए? फर्स्ट फिंगर आनी चाहिए, ओके, हाँ, फिर यूटर्न ले लिया है ना। फर्स्ट फिंगर आएगी साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर आएगी आउट ऑफ द पेज, आपके फेस की तरफ, थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो बीम है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये कौन सी है? ये बीटा होगी, राइट, बीटा होगी। तो गैमा एंड बीटा, जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है वो गैमा है, जो डिफ्लेक्ट नहीं होगी वो गैमा है, जो डिफ्लेक्ट होगी वो कौन सी है? वो बीटा है। अल्फा होता तो ऊपर की तरफ जाता, ठीक है। दैट्स इट, समझ आया? अनुष्मिया, सारा, मरियम, समझ आया? एंड अनुष्का, यू ज्वाइन लेट। अनुष्का, आपको समझ आया? चलो बेहतर है, आ जाओ आगे। इसलिए क्वेश्चन को देख कर लीजिए करो, इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली लोग फंस जाते हैं। हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इनके थ्योरी क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ताकि थ्योरी में ना फंसे हम लोग, ठीक है। ओके, ये आसान सवाल है, ये नहीं करते। विच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस आर वेव्स? ये बताओ मुझे, प्रॉपर्टीज याद है ना उनकी, तो बताओ इसका आंसर। अल्फा बीटा गामा में से वेव्स कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? याद है? गैमा, शाबाश, गैमा रेज हैं, बहुत अच्छे। गैमा रेज हैं। अल्फा क्या है? अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियाई, और बीटा क्या है? बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन। शाबाश। सो ये क्या है यार, मज़े का क्वेश्चन आ गया। ये बताओ मुझे, क्या आप लोगों को इनकी रेंजेस याद है? इसका बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, रेंजेस बतानी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, मतलब गैमा, उनकी रेंज क्या है? कौन सा सही है? विच रोड स्टेट्स इन नेचर इन द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर, करेक्ट। अच्छा, बीटा के बता दें, बीटा क्या है, उनकी रेंज क्या है एयर के अंदर, ये बता दो। मैंने आपको रेंज किस में बताई थी? मैंने आपको रेंज, एक मिनट एक मिनट, मरियम खुद सोचे। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। बीटा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होती हैं? आर यू श्योर योर आंसर इज ए? अपने आप से सवाल करें। नो, हाँ जी, तो आप सही आंसर बताएं देख के। ओके श्योर, टेक योर टाइम। तो अनुष्मिया का कहना है डी, ठीक है। अनुष्मिया का कहना है डी, ऑलराइट, लेट्स सी। सारा का कहना है डी, ठीक है। ऑलराइट, मरियम का भी कहना है डी, तो या डी इज द आंसर। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा पार्टिकल, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है? मैंने आपको इनकी रेंज मीटर्स में कही थी, याद है? 1 से 2 मीटर्स, 1 से 2 मीटर्स, ठीक है। तो 1 से 10 सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, 10 से 100 सेंटीमीटर ज़रूर हो सकती है, क्योंकि 1 मीटर जो है वो रेंज के अंदर आ रहा है ना। 1 मीटर रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर डी है, ऊपर वाले गलत है। सो लेट्स सी अगर देयर इज एनी मज़े का क्वेश्चन लेफ्ट, बिकॉज टाइम्स अप ऑलरेडी, तो आई हैव टू सी कोई मज़े का क्वेश्चन है तो लेट्स सी। हाँ, ये सवाल कर दो, मज़े का क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। आसान लफ्ज़ में समझाऊँ तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, पहले आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजार रहे हो, फिर आपको उनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजार रहे हो। तो किस किस में डिफ्लेक्ट होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे, या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे, या दोनों में डिफ्लेक्ट होंगे, या दोनों में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे? क्या ख्याल है? अल्फा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारोगे और जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे, तो क्या वो डिफ्लेक्ट होंगे या नहीं? किस में डिफ्लेक्ट होंगे, किस में नहीं होंगे, या दोनों में होंगे, या दोनों में नहीं होंगे? तो अनुष्मिया का कहना है आंसर ए है। ओके, सारा, अनुष्का, मरियम, शाबाश, जल्दी से बताओ। इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन बोथ। ओके अनुष्मिया, लेट्स सी।
मरियम का भी कहना ए है। ओके, अनुष्का एंड सारा आप लोग रह गए, बताओ। क्या ख्याल है? आई थिंक ए। ओके, एक कहानी याद है ना आपको? कहानी पढ़ाई थी ऊपर, जो सबसे ऊपर हमने कहानी पढ़ी थी, याद है कहानी? कि भाई जब उस बंदे ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराई तो उसने देखा कि भाई आपकी यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है। ये कहानी याद आई? जब उस बंदे ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराई तो बीटा भी डिफ्लेक्ट हो रहा था, गैमा भी डिफ्लेक्ट हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड का हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो क्या दोनों में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल दोनों में डिफ्लेक्ट होंगे। देखो, जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ऑफकोर्स इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? ए है। ठीक है, सो एक मिनट ठहर जो, मुझे एक देखने तो एक और मज़े का क्वेश्चन था। लेट्स सी, अगर मुझे मिल जाता है तो वो कर लेते हैं, वरना फिर टाटा बाय बाय। ओके, जस्ट अ मोमेंट। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। विच इज ए कंपैरिजन ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर्स। ऑलराइट, ये वाला सवाल कर लो प्लीज, आखिरी सवाल है, इसके बाद नहीं होंगे। Which is the correct comparison of the penetrating power and ionizing power of alpha particles in gamma radiations? Greater penetrating power किसकी है और greater ionizing power किसकी है? याद है? penetrating का मतलब है चीज़ों के पार जाना, और ionizing का मतलब है जब हवा से गुजरते हो तो आयंस बनाना, आयंस फॉर्म करना। आर यू श्योर अनुष्मिया? मैं कहता हूँ सोच लें, फिर से सोच लें। ओके ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम। सारा सिंह सी, मरियम का कहना भी सी है। ओके, सो अनुष्का आपका आंसर नहीं आ रहा, सो अनुष्का का भी सी है। अनुष्का, इफ़ यू आर हियर, ठीक है, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कैन आंसर एज वेल। तो शाबाश, ये आंसर है सी। क्यों सी? देखो, गैमा इज़ अ रेडिएशन, ये बहुत सारे किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब किसी को, लाइक हम इसको कंप्लीटली नहीं रोक सकते लेकिन मोस्ट पार्ट्स का रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है गैमा की। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है, सबसे ज़्यादा जो आयंस बनाता है, वो अल्फा है। ये हम ऊपर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस, लाइक बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर लिए। आई होप जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े वो सब अब तक समझ आ गए हों। कल से इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर और हाफ लाइफ के ऊपर। बस ये दो चीज़ें रह गई, रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सबको इन 3 लेक्चर्स में हमारे ख़त्म कर लें, और फिर नेक्स्ट वीकेंड से और नेक्स्ट मंडे से हम लोग स्टार्ट करें स्पेस फिजिक्स। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन